हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे कि ये शिप रिसाइकलिंग ये क्या चीज़ है, कैसे इंडिया ग्लोबल लीडर रहा है शिप रिसाइकलिंग में, और कब इंडिया ने बांग्लादेश से अपना मार्केट शेयर खो दिया, और आज सरकार क्या कर रही है, और इसके साथ साथ क्यों ज़रूरी है हमारे इंटरनल डेवलपमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज कमाने और बचाने के लिए ये शिप रिसाइकलिंग, कैसे हम एक ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट आज हैं, और कैसे हम अपना वर्चस्व वहाँ बढ़ा सकते हैं कुछ केस स्टडीज़ के साथ, और कैसे हमने लूज़ किया बांग्लादेश से, और कैसे अब सरकार आगे बढ़ना चाहती है, दोबारा ग्लोबल लीडर बनना चाहती है एटलीस्ट शिप रिसाइकलिंग में। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। बात करते हैं हम लोग शिप रिसाइकलिंग, और ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों है, बिकॉज अराउंड 25 to 30,000 करोड़ का एक बिजनेस है जो शिप रिसाइकलिंग में होता है, और इंडिया का इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है। 1983 में जैसे आप देखते हैं तो गुजरात के पोर्ट्स पे एक बहुत ही छोटा सा पोर्ट्स टाउन है जिसका नाम है अलांग। तो ये अलांग शिपयार्ड बनता है और इंडिया बनता है ग्लोबल लीडर इन शिप रिसाइकलिंग, और लगभग 10 किलोमीटर का कोस्ट सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है। यहाँ आप देखेंगे क्लस्टर डेवलपमेंट होता हुआ, शिप रिसाइकलिंग कंपनीज बहुत सारी यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट होता हुआ आप देखेंगे। बट 1983 के बाद 1980s मतलब 1989 के आसपास धीरे धीरे चिटगांव बांग्लादेश में भी शिप रिसाइकलिंग शुरू हुई, और धीरे धीरे करते हुए अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हुए, क्योंकि ये शिप रिसाइकलिंग के बाद जो स्टील है ना, बांग्लादेश का 80 से 90% स्टील रिक्वायरमेंट जो है शिप रिसाइकलिंग से पूरा होता था। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया, और आज इंडिया से लगभग 12-13% ज़्यादा मार्केट शेयर लेके ये बैठे हुई है बांग्लादेश 2025 में। तो आप देखिए 46% का ग्लोबल मार्केट शेयर है बांग्लादेश के पास और 33% का इंडिया के पास। अब इंडिया ये मार्केट शेयर रिक्लेम करना चाहता है। ये जो गैप है ये लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ का है, और इसमें इंडिया कस्टम ड्यूटीज़ कमा सकता है, फॉरेक्स कमा सकता है, और फॉरेक्स बचा भी सकता है, क्योंकि हम रेयर अर्थ मिनरल्स भी इंपोर्ट करते हैं, हम स्टील भी इंपोर्ट करते हैं। तो वो सारा जो इंपोर्ट बर्डन है वो हम कम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं बांग्लादेश का 80 to 90% स्टील उनके शिप रिसाइकलिंग से ही उनको मिलता है। अब इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो हमारा 80 to 90% तो नहीं होगा, बट 30% तक के आसपास स्टील हम लोग रिसाइकल करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो रियलिटी अगर देखी जाए, इंडिया एक लार्जर इकोनॉमी है, बट स्टिल हम डोमिनेंस लॉस्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम एफिशिएंटली इम्प्रूवमेंट्स नहीं ला पाए अपने टेक्नोलॉजी में एज फार एज रिसाइकलिंग इज कंसर्न। बट भारत सरकार 2026 से फिर से एक मास्टर प्लान लेके आ रही है, जिसमें 4,000 करोड़ का एक इंसेंटिव है, और लगभग 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। इसके बारे में बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू पढ़ाई लिखाई, तो अलांग के बारे में समझते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। 1983 में शुरू हुआ एक छोटा सा जो शिप रिसाइकलिंग सेंटर है, शिप रिसाइकलिंग कोस्ट, आज वो एक 500 से ज़्यादा कंपनी का क्लस्टर बन गया है। तो व्हाट आर द पीक परफॉर्मेंस नंबर, 500 से ज़्यादा कंपनी है एक क्लस्टर में, 50,000 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है लोगों को, 35% ऑफ इंडिया स्क्रैप स्टील डिमांड यहीं से आता है, और 15,000 करोड़ का एनुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का टोटल शिप रिसाइकलिंग करते हैं हम लोग इंडिया में। यही हम देखें मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो जो भी शिप डिस्मेंटल की जाती है, शिप रिसाइकलिंग मतलब डिस्मेंटल, जो पुरानी शिप्स हैं वही यहाँ आके डिस्मेंटल होती है, ठीक। तो अब ये जो डिस्मेंटल शिप है, इसमें आपको इनडायरेक्ट जॉब्स भी बहुत मिलते हैं, तो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है भारत की नेशनल इनकम में। अब चाहे वो आपको ट्रक ड्राइवर्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, चाहे वो रिसाइकलिंग सेंटर्स पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स हो, ये सब कुछ मिला के एक मल्टीप्लाइंग इनकम इफेक्ट आपको दिखाई देता है। केस स्टडी में अगर देखा जाए कि कैसे, अब केस स्टडी ये है कि कैसे इंडिया का जो शिप रिसाइकलिंग क्लस्टर है वो ग्लोबली अलाइंड है, यानी कि जब ऑयल टैंकर का प्राइस बढ़ा, डबल हुआ, तो उसके साथ साथ इंडिया के वर्कर्स का भी वेजेस डबल हुआ। वो ये दिखाता है कि इंडिया के जो वर्कर्स कमा रहे हैं इन सेंटर्स पे, है ना, वो ग्लोबल लेवल के प्राइस
के अकॉर्डिंग उनके वेजेस एडजस्ट होते हैं, यानी उनकी कमाई भी यानी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा बेहतर हो रही है इस अलांग के सी पोर्ट पे। आगे देखा जाए अगर तो कैसे हम बांग्लादेश से थोड़ा पीछे हो गए हैं। आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश 202 शिप्स 6.68 मिलियन ग्रॉस टनेज की पर शिप जो है 6.68 मिलियन ग्रॉस टनेज की रिसाइकल करता है बांग्लादेश। तो अगर हम इंडिया से देखें, बांग्लादेश और इंडिया को कंपेयर करें, तो जो एवरेज शिप साइज लगभग 6.68 है बांग्लादेश में, इंडिया में ये मात्र 5.38 मिलियन ग्रॉस टन है। एम मतलब मिलियन ग्रॉस टन, शिप का साइज बड़ा है तो ग्रॉस टन में ही हम मिलियन ग्रॉस टन में ही बात करेंगे। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तो शिप्स 202 शिप्स को अगर वो रिसाइकल कर रहे हैं और हर शिप का एवरेज टनेज साइज इंडिया से बड़ा है, तो वो ज़्यादा शिप को या ज़्यादा स्टील को रिसाइकल कर सकते हैं। ऑल्दो इंडिया का जो नंबर है, नंबर ऑफ शिप्स रिसाइकल्ड इन इंडिया इज अराउंड 270, बट जो शिप का साइज है वो छोटा है। ये एडवांटेज हम लूज़ क्यों किए? हम एडवांटेज इसलिए लूज़ किए क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस नहीं कर पाए, ठीक है। और बांग्लादेश के लिए क्योंकि ये शिप रिसाइकलिंग ज़रूरी था उनके इकोनॉमी के लिए, उनके स्टील रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ी से करते गए। दैट्स वाई वी लॉस्ट अ बैटल। सो प्रोसेसिंग स्पीड अगर देखी जाए तो बांग्लादेश में ज़्यादा बेहतर है बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट, और साथ ही साथ मार्केट शेयर भी बांग्लादेश का इंडिया से लगभग 13% ज़्यादा है, 46% अगेंस्ट 33% ग्लोबल मार्केट शेयर इन इंडिया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लेबर कॉस्ट भी बांग्लादेश में इंडिया के अगर कंपैरिजन में कम है। अगर इंडिया में 100 रुपये देना है लेबर को, तो बांग्लादेश में मात्र 75 रुपीज़ में काम चल जाता है। तो लेबर कॉस्ट भी कम है, एफिशिएंट भी है लेबर, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा बेहतर है, टर्न अराउंड टाइम भी कम है, इसीलिए शिप साइज़ जो रिसाइकल होती है वो बांग्लादेश में ज़्यादा बड़ी है। अब हमको ज़रूरत है कि हम अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, प्लस क्योंकि अलांग वेस्ट पोर्ट पे रहता है, तो एक ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया को भी डेवलप करना पड़ेगा, ईस्टर्न पोर्ट को भी, जहाँ पे हम शिप रिसाइकल कर सके, ठीक है। तो क्या किया जाए? 25,000 करोड़ है स्टेक पे, तो किया क्या जाए? तो पोटेंशियली इंडिया को 5,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, सिर्फ रेवेन्यू लॉस, जो टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इंसेंटिव से कमा सकता था। इसके अलावा 2 से 3 लाख जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्रिएट किए जा सकते थे, और इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है अप टू 20%, 20-25% तक हम कम कर सकते थे। तो अब धीरे धीरे जो 33% मार्केट शेयर है, उससे हमको लगभग 50% तक जाना है बाई 2035 तक। इसीलिए 10 साल का वो शिप रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम आ गई है, 4,000 करोड़ की वो स्कीम है। रिपल इफेक्ट ये हुआ कि फॉरवर्ड लिंकेज भी खराब हुआ कि फॉर एवरी टन ऑफ रिसाइकल्ड स्टील हम लोग लगभग 15,000 रुपये इम्पोर्ट कॉस्ट बचा रहे थे, हर टन पे 15,000 रुपये। अगर हम 5.38 मिलियन ग्रॉस टन की एक शिप की बात कर रहे हैं, एक शिप, तो सोचो कि कितने मिलियन टन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना सारा इंपोर्ट कॉस्ट हम लोग लगभग बचा रहे होते, लगभग नहीं तो 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक। फिस्कल इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो हम कस्टम ड्यूटी, क्योंकि अगर शिप वहाँ बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना या रिसाइकिल करने के लिए, तो कस्टम ड्यूटी पे कमा लेते, टैक्स रेवेन्यू सरकार का बढ़ जाता 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। तो ये जो हमारे पोटेंशियल लॉसेज हैं उसको हम कम करके गेन्स में बदलना चाहते हैं। इसीलिए अब एक इंडिया लेके आएगा स्कीम, और इसके अलावा भी स्टील तो हम लोग बात करते ही हैं, इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक मिनरल एंगल भी इसमें है। स्ट्रैटेजिक मिनरल एंगल क्यों? क्योंकि अब कोई शिप बन रहा है तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ स्टील से ही बन रहा है, उसमें एल्यूमिनियम भी जा रहा है, उसमें कॉपर भी जा रहा है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल भी जा रहा है, और इंडिया के पास रेयर अर्थ मिनरल का शॉर्टेज है। हम लोग पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और चाइना कभी भी एक्सपोर्ट रोक देता है, और उसकी वजह से इंडिया की जो खासकर ईवी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, खासकर जो तमिलनाडु कोस्ट पे है हमारी जो ईवी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। तो ये सिर्फ स्टील नहीं बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो। लगभग 1 लाख करोड़ का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है, खासकर PLI स्कीम के साथ, उसके लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए हमें रेयर अर्थ मिनरल भी चाहिए। तो केस स्टडी की अगर बात की जाए तो स्टील क्राइसिस हो चुका है 2020 से 22 के बीच में, कोविड के टाइम, क्योंकि मैक्सिमम डिपेंडेंसी चाइना और जापान से हम लोग गुड क्वालिटी स्टील लेके आते थे। तो ग्लोबल स्टील का प्राइस क्या हुआ? डबल हो गया कोविड के टाइम में, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ के पास रिसाइकलिंग सेक्टर ज़्यादा बेहतर था
वो लोग तो सस्टेन कर गए क्योंकि भाई स्टील हमने रिसाइकल कर लिया, हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर लिए। जैसे बांग्लादेश भी बचाया अपना $500 मिलियन डॉलर, क्योंकि बांग्लादेश का 90% जो काम है उसके स्टील का वो रिसाइकलिंग से हो रहा था। बट इंडिया जैसी कंट्री जो मैक्सिमम अपने गुड क्वालिटी स्टील को इम्पोर्ट कर रही है और उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज से, तो उसमें हमको फॉरेक्स का लॉस भी हुआ। अच्छा, तो अब क्या हो सकता है कि इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को बढ़ा सकती है? एक आया है हांगकांग कन्वेंशन जो जून 2025 से इफेक्टिव है। अब ये हांगकांग कन्वेंशन क्या है? ये शिप रिसाइकलिंग के ऊपर एक कन्वेंशन आया है जो शिप रिसाइकलिंग को पहले थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने के बारे में बात करता है। तो याद रखना, हांगकांग कन्वेंशन जो अभी रिसेंटली आया है वो किससे रिलेटेड है? शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। तो मैंडेटरी हजार्डस मटेरियल इन्वेंटरीज फॉर ऑल शिप, इसका ये मतलब है जो हजार्डस मटेरियल आपके शिप्स में है, जो यूज हुए हैं, उसको मैंडेटरीली आपको बताना है ताकि उसको सस्टेनेबल तरीके से रिसाइकल किया जा सके विदाउट अफेक्टिंग द कोस्टल मरीन लाइफ। क्योंकि जब बड़ी बड़ी शिप्स जहां आप डिसमेंटल करेंगे तो कोस्टल जो इकोसिस्टम होता है वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, ठीक है। तो ऑयल स्पिल हो गया अगर, या कोई ऐसा मिनरल है या मेटल है जो लीक हो गया जैसे मर्क्यूरी, तो वहाँ पे मरीन इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, पड़ता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रहा है, पड़ता है। उसको कम करने की ज़रूरत है। ऑथोराइज्ड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स यानी कि एडवांटेज टू वेल रेगुलेटेड यार्ड्स, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करता है हांगकांग कन्वेंशन। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंप्लायंस भी ज़रूरी है, ठीक। तो जितने बेहतर इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के लॉज होंगे उतना ज़्यादा बड़ा और बेहतर आपका शिप रिसाइकलिंग सेंटर्स होंगे, उतना ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, सीधी सी बात ये है। तो इंडिया के साथ फ़ायदा क्या है? इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इंडिया के पास एक और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस बांग्लादेश से ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो नए नियम कानून आ रहे हैं, जो चेंजेस दुनिया में आ रहे हैं, वो इंडिया ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने शिप रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 एंड रनिंग टू 2035। तो ये 4000 करोड़ का गेम प्लान क्या है कि हमें 40% क्रेडिट नोट देना है। जो कंपनीज रिसाइकल कर रही हैं शिप को 40% का क्रेडिट नोट देना है, यानी 40% का लोन, मतलब एज अ कोलैटरल वो लोन की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। 3 ईयर वैलिडिटी है ये, और इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ट्रांसफ़र मतलब मान लो कि मुझे नहीं ज़रूरत है उस क्रेडिट लाइन की, आई डोंट वांट द क्रेडिट लाइन, हमको लोन नहीं चाहिए, तो हम किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए और वहाँ से कैश ले लिए, सिंपल। 25,000 करोड़ का मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड भी है जो शिप बिल्डिंग को इंटीग्रेट करेगा शिप रिसाइकलिंग के साथ। कि मान लीजिए कि आपने रिसाइकल किया शिप, ठीक है, अब रिसाइकल करके यहाँ से आपको मिला स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो आप इसी को यूज़ कर लेते हैं अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में। इसीलिए इंडिया ईस्टर्न कोस्ट पे भी एक शिप रिसाइकलिंग सेंटर बनाना चाहती है। इसके 2 वजह हैं। पहला, बांग्लादेश को टारगेट किया जा सकता है क्योंकि चिटगांव पोर्ट कहाँ है? अरेबियन सी पे, अरेबियन सी पे। तो अगर हम बे ऑफ बंगाल पे है, चिटगांव पोर्ट बे ऑफ बंगाल पे है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं तो हम कुछ बांग्लादेश के शिप्स को अपनी तरफ ले आ सकते हैं, मतलब हम लोग नए कस्टमर्स ले आ सकते हैं। उसके साथ साथ इंडिया की जो शिप बिल्डिंग पोर्ट्स है या डॉकयार्ड्स है वो ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसको सप्लाई भी कर सकते हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल को शिप बिल्डिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी है। ईस्ट कोस्ट फैसिलिटी को भी बनाया जा रहा है क्योंकि कम्पीट करना है चिटगांव से। और इसके साथ इंडिया कुड इमर्ज डोमिनेंट एंड पोटेंशियली 2x लार्जर देन बांग्लादेश इन द कमिंग ईयर। तो 2032 तक का टारगेट है कि हम डबल हो जाएंगे, बट 2035 तक की ये स्कीम है, यानी कंफर्म अगर एज पर द रेगुलेशंस और एज पर द इंटेंशन ऑफ द स्कीम काम होता है तो डबल तो हम दोबारा से हो ही जाएंगे। यानी कि अगर हम 33% है तो 52% का टारगेट हमारा है। चैलेंज क्या है कि अब टर्की और पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं ना, तो टर्की के पास भी पोर्ट्स हैं, यूरोपियन पोर्ट्स है, यूरोप का एक्सेस है। यूरोप में सबसे पहले शिप कहाँ आ सकती है? टर्की आ सकती है मेडिटेरेनियन से। और पाकिस्तान ये भी अब धीरे धीरे एक अपना सिग्निफिकेंट प्लेयर की तरह आगे बढ़ा है। लेकिन एक दिक्कत है कि जितनी बड़ी बड़ी शिप्स जो है इंडिया और बांग्लादेश रिसाइकल कर सकते हैं, ये कंट्रीज अभी नहीं कर सकती। इतना यहाँ पे अभी फोकस नहीं है
शिप रिसाइकलिंग के ऊपर, बट हाँ छोटी छोटी शिप्स के ऊपर टर्की और पाकिस्तान भी अब धीरे धीरे आने लगे। इसके अलावा वियतनाम भी 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर हो गया है आफ्टर इंडिया, बांग्लादेश, टर्की एंड वियतनाम। टोटल मार्केट साइज़ की अगर बात की जाए तो ये देखा गया है कि 2032 तक लगभग डबल हो जाएगा मार्केट साइज़, जो आज लगभग 4 बिलियन डॉलर का है वो 8 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा, 8 बिलियन डॉलर तक। तो इतना बड़ा जब मार्केट साइज़ हो रहा है तो उस मार्केट साइज़ को कैप्चर करना है हमें, ठीक है। वी हैव टू बी अ डोमिनेंट प्लेयर इन शिप रिसाइकलिंग एंड दैट्स वाई सरकार लेके आई है स्कीम। तो ये 50,000 करोड़ का प्राइस है, पोटेंशियल प्राइस, वो हम कैसे जीत सकते हैं, जो इंटेंशन है स्कीम की वो पूरी हो सके, और उसके अलावा हम जो 15 to 20% मार्केट शेयर हमने लूज़ किया है उसको हम रीगेन कर सकें और लगभग 52% का मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर इंडिया के पास हो। इससे 3,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, 1 लाख के आसपास नई जॉब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी, 25% रिडक्शन होगा आपके स्टील इंपोर्ट्स में। बहुत बड़ी बात है ये कि हम कहीं तो अपने कॉस्ट कट कर सकेंगे, इंपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि पेट्रोल में तो नहीं कर पा रहे हैं। क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट हम लोग अभी भी 85% कर ही रहे हैं और इथेनॉल भी बना रहे हैं। तो केस स्टडी अगर देखी जाए तो साउथ कोरिया में भी यही किया गया। साउथ कोरिया में ये जो छोटी सी, जैसे हमारे यहाँ अभी इंसेंटिव स्कीम आई है ना कि शिप रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम, वैसे ही साउथ कोरिया में शिप बिल्डिंग इंसेंटिव स्कीम आई थी। तो इसकी वजह से साउथ कोरिया आज एक ग्लोबल लीडर है, 40% से ज़्यादा ग्लोबल शिप बिल्डिंग का काम साउथ कोरिया में होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया कुछ ऐसा अलग कर रही है, ये एक प्रूवन फार्मूला है। हाँ, अगर आप इंटेंशन आपका सही है और इम्प्लीमेंटेशन सही है तो ये प्रूवन फार्मूला अगर कोरिया के लिए काम करता है तो इंडिया के लिए और बेहतर काम कर सकता है, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज सप्लाई ऑफ लेबर। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, लार्जर इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर इंस्टीट्यूशन है, पुराने इंस्टीट्यूशन है, और इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बेहतर है। उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक। तो हम लॉन्ग टर्म डोमिनेंस के लिए पॉइज तो हैं, पोजीशन हमारी सही है, और धीरे धीरे अगर ये स्कीम्स जैसे PLI स्कीम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहतर काम की, तो जैसे ही हमारी ये इंसेंटिव स्कीम बेहतर काम करेगी और इंटेंशन सही रहेगा, इंडिया विल अगेन बी अ ग्लोबल डोमिनेंट प्लेयर एज फार एज शिप रिसाइकलिंग सेंटर्स इज कंसर्न, और इंडिया के शिप बिल्डिंग को भी इससे फ़ायदा होगा। तो रिसाइकलिंग, शिप बिल्डिंग दोनों को फ़ायदा होगा और इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर ग्रो कर पाएगी विथ अ ग्लोबल डोमिनेंस। तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर और अगर आपके नॉलेज बेस में वैल्यूडेशन हुआ है तो लाइक करो, शेयर दिस एंड डू कमेंट डाउन बिलो योर डाउट्स।